आज हम बात करेंगे यूपी की एक साधारण ब्यूटीफुल दिखने वाली एक हाउसवाइफ की और उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हस्बैंड की काली करतूतों की। ये दिखने में जितने ही सिंपल थे उतने ही ये मास्टरमाइंड थे। दोनों ने मिलकर 10 सालों तक एक ऐसे डार्क वेब को अंजाम देते रहे जब तक इंटरपोल ने सीबीआई को एक रिपोर्ट नहीं दी कि इंडिया में कुछ इस तरह का डार्क वेब चलाया जा रहा है, और उनका फ़ोन नंबर भी दिया गया। जैसे ही ये फ़ोन नंबर सीबीआई को मिली, सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी। इस डार्क वेब की घटना में बहुत सारे माइनर यानी कि छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। ये 10 साल तक ऑपरेट करते रहे जब तक ये पकड़े नहीं गए। 2 लाख से ज़्यादा इन्होंने वीडियो बनाई और 47 कंट्रीज़ में डार्क वेब के थ्रू इस वीडियो को बेचा गया। ये लोग ही इंडिया के एप्स्टीन है, जिसे पुलिस ने नहीं बल्कि सीबीआई ने पकड़ा। कहानी शुरू होती है 2010 में। राम भवन जो पति था और दुर्गावती जो पत्नी थी। राम भवन गवर्नमेंट में इंजीनियर थे, यानी कि इरिगेशन सिंचाई डिपार्टमेंट में वो जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई थे, और दुर्गावती जो थी एक सिंपल हाउसवाइफ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते जो राम भवन थे बहुत ही सहज और साधारण व्यक्ति थे और समाज में बहुत ही अच्छे से सबसे मिलजुल कर रहते थे। दुर्गावती भी बहुत ही प्लेजेंट स्वभाव की थी और अपनी लोकेलिटी में बहुत अच्छे से सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। सभी लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते थे। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्वार्टर भी मिलती है, पर राम भवन ने क्वार्टर नहीं ली और वे रेंटेड एक बड़े से घर में रहते थे जहाँ पर इन्हें अच्छे से रहने की आदत होती। जैसे बहुत सारे लोगों को प्राइवेसी चाहिए, अच्छे से रहने की आदत होती है, तो इसीलिए इन लोगों ने गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लेकर प्राइवेट रेंटेड हाउस में रहते थे एक बड़े से घर में। पर आपको जानकर हैरानी होगी, इनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन घर बहुत ही बड़ा था। अब ये मोहल्ले के बच्चों को प्यार करते हैं, तो सभी सोचते हैं कि शायद इनके बच्चे नहीं हैं, इसीलिए बच्चों से ज़्यादा अटैच्ड है। इसी तरह बच्चों को अपने घर में बुलाते थे, उन्हें खिलाते थे, उन्हें अच्छी अच्छी टॉफ़ियाँ देते थे, उन्हें खेलने के लिए मोबाइल देते थे ताकि वे गेम खेले, उन्हें वीडियोस दिखाते थे। तो इस तरह से बच्चे जो है राम भवन और दुर्गावती से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गए थे और इनके घर में अक्सर आया जाया करते थे। और ये उसी तरह के बच्चों को टारगेट करते थे जो बच्चे इकोनॉमिकली बैकग्राउंड के आते थे, कि ताकि यदि इन्हें कोई प्रॉब्लम में फंसे तो वे उन्हें पैसे देकर उनके मुंह बंद कर सके, क्योंकि ये थे ही मास्टरमाइंड। लेकिन जो मोहल्ले के लोग थे उन्हें सीधे साधे समझ रहे थे और यही सोच रहे थे कि इनके बच्चे नहीं हैं, इसीलिए बच्चे से ज़्यादा अटैच्ड है। और फिर सब लोग इन्हें प्यार करते थे, क्योंकि हमें पता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हमारे बच्चे से कोई प्यार करता है तो हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचे जाते हैं। तो इसी तरह से मोहल्ले के बच्चों के लोग काफ़ी प्यार करते थे, तो सब लोग इन्हें भी प्यार करते थे। लेकिन इनके पीछे की जो मंशा थी वो किसी को नहीं पता था। मोहल्ले के बच्चे इन्हें सेंटा क्लॉज अंकल करके पुकारते थे, क्योंकि ये सबके सेंटा क्लॉज बने हुए थे। बच्चों को गिफ्ट्स देते थे, बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी सारे टॉयज़ लेकर आते थे, तो बच्चे काफ़ी खुश और एक्साइटेड थे इनके घर में आने के लिए, और अक्सर वे इनके घर में खेलने के लिए आया करते थे। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया 2020 में, जब सीबीआई को इंटरपोल से भेजी हुई एक रिपोर्ट आई जो डिस्टर्बिंग सम इनएप्रोप्रिएट चार्ट कंटेंट ऑन डार्क वेब, और सीबीआई को एक फ़ोन नंबर शेयर किया गया, जिससे सीबीआई राम भवन और दुर्गावती के घर पहुंच गए। और अक्टूबर 31 को सीबीआई ने एफआईआर फाइल की और 17 नवंबर 2020 को अरेस्ट कर लिया गया राम भवन के उसके चित्रकूट वाले अपार्टमेंट से। किया था कुछ कहेंगे आप? हटाओ, हाँ हटाओ, बोलो यार। और घर की तलाशी ली गई तो घर में बहुत सारे फ़ोन, कैमरास,
लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड्स बरामद किया गया, उन्हें एनालाइज किया गया तो पूरा क्राइम खुलकर सामने आया। पर आपको बता दें कि दुर्गावती के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए दुर्गावती को अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन बाद में दुर्गावती ने सबूत मिटाने की कोशिश की और जो विक्टिम थे उसे धमकाने की कोशिश की। इस वजह से दुर्गावती को भी अरेस्ट किया गया, पर उन्हें फिर बाद में बेल मिल गई। जब लोगों को पता चला, सब दंग रह गए कि ये बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ टॉयज, उन्हें अपने घर में बुलाना, ये प्यार नहीं था, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, ढोंग रच रहे थे ये लोग। बहुत सारी कंट्रीज को ये भेजा करते थे, जिसमें चाइना, ब्राज़ील, यूएसए और अफगानिस्तान भी शामिल थे, और उसके थ्रू ये बहुत सारे पैसे कमाए। और ये सब काम होता था ईमेल के थ्रू। 10 फरवरी 2021 को सीबीआई ने 700 पेज की चार्जशीट तैयार की, जिसमें 74 लोगों के स्टेटमेंट लिए गए, जहां पर 5 से 42 साल के लोग शामिल थे, और उसमें से 30 से ज़्यादा यानी कि माइनर की टेस्टिमनी थी। इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया ना, वो मुझे बताते हुए आपको शर्म आती है कि ये क्या कर रहे थे। फिर भी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन्होंने कौन से क्राइम को अंजाम दिया। तो मान लीजिए कि एक गुड्डा होता है और एक गुड्डी होती है, ठीक है, और पानी की बोतल होती है। अब गुड्डा को भी पानी चाहिए, गुड्डी को भी पानी चाहिए। गुड्डा पानी पीता है तो कैमरा में सब रिकॉर्ड होता है, और जब गुड्डी पानी पीती है तो वो भी कैमरा में रिकॉर्ड होता है। इस तरह से कभी गुड्डा पानी पीता था, कभी गुड्डी पानी पीती थी, और उन सारे जो रिकॉर्ड्स वीडियोस बन रहे थे, वो सारे वीडियोस डार्क वेब के थ्रू बाहर जा रहे थे और उससे करोड़ों की कमाई कर रहे थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि राम भवन जब किसी माइनर के साथ कुछ गलत करता तो उसकी चीख पुकार आती और दुर्गावती सुनते रहती, लेकिन वो कुछ नहीं करती, वो वहीं होती। सोचिए कितनी बड़ी घिनौनी हरकत थी इनकी। डिजिटल इंडिया होने की वजह से आज ये सब कुछ लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं तो ये बात पता ही नहीं चलती। 10 साल से लोग इस काम को, इस घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे। राम भवन के खिलाफ 2023 में चार्जेस फ्रेम की गई थी और ट्रायल 2023 की जून में शुरू हुई। इसके लिए सीबीआई ने काफ़ी इन्वेस्टिगेट करके एविडेंस इकट्ठी की, और फिर 20 फरवरी 2026 में जजमेंट आया, 5 साल बाद। तब तक तो राम भवन जेल में थे, लेकिन वाइफ एक नॉर्मल जीवन जी रही थी, और वो कह रही थी कि कुछ उनका अपना प्रॉब्लम था, बल्कि राम भवन इससे कुछ नहीं बताते थे, लेकिन जबकि दुर्गावती को सब कुछ पता था। लेकिन जजमेंट से 2 दिन पहले ही सीबीआई को दुर्गावती के खिलाफ भी सबूत मिल गई, और दोनों को, प्रदीप कुमार मिश्रा की बेंच ने दोनों को डेथ सेंटेंस, और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इन इंडिया माना गया, इंडियन पैनल कोड के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत। ये चार्जेस लगाया गया, मल्टीपल सीरियस ऑफेंसिव, आईटी एक्ट वायलेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगे। कोर्ट ने डिसाइड किया कि 10 लाख फॉर ईच विक्टिम को दिया जाए, और विक्टिम की संख्या 35 से 50 तक की थी। तो आपने देखा कि एक सिंपल दिखने वाले हाउसवाइफ और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने घर बैठे कितने बड़े डार्क वेब चला रहे थे और कितना जघन्य अपराध कर रहे थे। जिस तरह के एपस्टीन फाइल्स चल रहा था, उस तरह के इंडिया का एपस्टीन फाइल्स चला रहे थे। अगर इंटरपोल ने नहीं खोजा होता तो शायद ये आज भी ये काम कर रहे होते। कोई सोच भी नहीं सकता है कोई पड़ोसी बच्चों से इतना प्यार करता है, जिसके खुद के बच्चे नहीं हैं, वो दूसरों को बच्चों को इतना गलत काम के लिए इस्तेमाल करते कैसे। आपने देखा कि किस तरह एक साधारण दिखने वाले पति पत्नी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस तरह से इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया।
आपका इस पर क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की सच्ची घटना आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।